वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। आज से हम लेके आए हैं आपके लिए इंग्लिश की क्लासेस। आपको रेगुलर हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश की क्लासेस मिलती रहेंगी। इंग्लिश आपके जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका एसएससी का हो, एमटीएस का हो, सीएचएसएल का हो या सीजीएल का एग्जाम्स हो या बैंकिंग के एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, या आप टीचिंग लाइन के जो भी रीट के आपके एग्जाम्स हैं, केवीएस के, एनवीएस के एग्जाम्स हैं, एचटेट का एग्जाम्स है, सीटेट का एग्जाम है, या आपके पटवार का एग्जाम है, हाई कोर्ट का एग्जाम है, एलडीसी का एग्जाम है, या आपके डिफेंस के, एयरफोर्स के, नेवी के या आर्मी क्लर्क के, किसी के भी आपके एग्जाम्स में जहां पर भी इंग्लिश का क्राइटेरिया होता है या जहां पर भी इंग्लिश का पोर्शन होता है, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको उन सभी के लिए इंग्लिश को अन्य जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे आपको और बिल्कुल हाई लेवल तक इंग्लिश की चीज़ें बताएंगे। टॉपिक वाइज हम पढ़ते हुए चलेंगे और सारी की सारी क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस पर मिलेंगी। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स हैं उनसे शेयर करें, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी हमारी सभी क्लासेस का फ़ायदा मिल सके। आपको सारी क्लासेस हमारे इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास। तो सबसे पहले की क्लास में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश का। ये जो इंग्लिश है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंग्लिश जो वर्ड है, ये इंग्लिश वर्ड का अर्थ क्या होता है, यानी कि इंग्लिश वर्ड को थोड़ा सा एक बार समझते हैं। ये इंग्लिश वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है और यही इंग्लिश वर्ड अपने आप में एक नाउन भी होता है। तो जब ये इंग्लिश वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव होता है तो इस एडजेक्टिव का मतलब जो होता है वो होता है अंग्रेज, और ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है अंग्रेजी। इस बात को थोड़ा सा समझिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया इंग्लिश पीपल, इंग्लिश पीपल, यहां पर ये नाउन है और इसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का काम होता है नाउन, ये प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो यहां पर ये जो नाउन है इसको क्वालिफाई करने के लिए ये आया एडजेक्टिव, इसका मतलब हो गया अंग्रेज लोग, यानी कि ये जो नाउन है ये सारे कैसे हैं, इंग्लिश पीपल यानी कि अंग्रेज लोग। ये जो नाउन होता है इसका मतलब होता है नेम। नाउन जो होता है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। तो नाउन नेम होता है, नेम ऑफ लैंग्वेज और नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो यानी कि इंग्लिश जो वर्ड है हमने इतना देखा कि एडजेक्टिव के रूप में भी काम किया जाता है और इंग्लिश जो वर्ड है ये नाउन के रूप में भी काम लिया जाता है। ये बात तो हमारे समझ आती है। आगे हम एक देखते हैं कि इंग्लिश जो हम पढ़ने वाले हैं, हम हमारी सभी क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में इंग्लिश जो पढ़ने वाले हैं, तो एक बार देखते हैं कि इंग्लिश आपका जो होता है किस किस तरह के या क्या क्या चीज़ें इंग्लिश में होती है जो हमें काम की है हमारे कंपटीशन के पर्पज़ से। एक बार थोड़ा सा देखते हैं कि इंग्लिश जो होता है वो इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी होता है। बाकी जैसे अन्य सब्जेक्ट होते हैं आपके, जैसे रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, साइंस हुआ या और कोई भी सब्जेक्ट, बिल्कुल उन्हीं की तरह इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा, सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए। जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अपने टॉपिक्स होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, जो भी टॉपिक्स हैं या इसके जो भी पॉइंट्स हैं जो हम मेथड से पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमें सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जबकि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज सबसे ज़्यादा जो आधारित होती है, वो कोई भी भाषा अगर आप सीखते हो तो उस भाषा की सबसे पहले आपको शब्दावली सीखनी पड़ती है, यानी कि वर्ड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो जब तक आप शब्दावली या शब्दांश यानी कि वर्ड्स, अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं कि किस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपको उस भाषा पे पकड़ आपकी अच्छी मजबूत होती है, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है उसकी वोकैब, जिसको हम शब्दावली भी बोल सकते हैं। और अब आपकी शब्दावली मान लीजिए बहुत अच्छी है,
आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स बहुत ज़्यादा याद हैं, आपको पता है इस चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से भी लिखना या सिस्टमेटिक तरीके से भी बोलना आना चाहिए, तभी वो एक आपको सेंसफुल मीनिंग आपको देते हैं। मान लीजिए आपको सेंटेंस में आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, आपको सेंटेंस बनाना है, बोलना है, लिखना है, पढ़ना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको सेंटेंस अगर बनाना है तो सेंटेंस ये तो पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसको हम सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन ये बात तो ठीक है, ग्रुप तो हम यूजलेस वर्ड्स का भी बना सकते हैं। तो कंप्लीटली जो सेंटेंस की मीनिंग होती है, यानी कि कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल हो, जो सेंस देता हो, कोई ना कोई अपने आप में एक सही अर्थ देता हो, उसी को सेंटेंस हम बोलते हैं। तो इसके लिए वोकेबलरी के साथ साथ आपको उस वोकेबलरी को आप यूज कैसे करें, एक सिस्टमैटिक तरीके से। तो सिस्टमैटिक तरीके से यूज करने के लिए उस वोकेबलरी यानी कि उस लैंग्वेज की आपको ग्रामर भी पढ़नी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए हिंदी है, आपको हिंदी में बहुत सारे शब्द अच्छे से आते हैं, लेकिन जब तक आपको उन शब्दों को एक तरीके से, एक मैनर से, एक पैटर्न से यूज करने का तरीका नहीं आता, तब तक आपकी वो एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड नहीं हो सकती। ये चीज़ आपको, और सब्जेक्ट जो होता है आपका, सब्जेक्ट मेनली आपको कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो आपको लर्न करने से आपका सब्जेक्ट मजबूत होता है। आप रीड करोगे, आप उसको लर्न करोगे, अगर वो कोई कैलकुलेशंस हैं तो आप उसको सॉल्व करोगे, तभी आपका वो सब्जेक्ट अच्छा होता है। लैंग्वेज जो है आपको लर्न तो करना ही करना होता है। लैंग्वेज लर्न क्या करना होता है, उस लैंग्वेज के आपको वोकैब आना चाहिए, उस लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा एक सिस्टम, एक ग्रामर पैटर्न आना चाहिए, ग्रामेटिकल जो पैटर्न होता है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो है प्रैक्टिस। कोई भी लैंग्वेज है सबसे ज़्यादा क्या मांगती है, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हो उतना ही ज़्यादा आपका उस लैंग्वेज पर कमांड होती है, या वो लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होती है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपने बहुत सारे वोकैब के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या बहुत सारे सिमिलर वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स, वन वर्ड्स, बहुत सारे अपने इडियम्स, फ्रेजेस याद कर रखे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, याद करते जाओगे, पीछे की चीज़ें आपकी स्किप होती चली जाती है, पीछे आप भूलते चले जाते हो। तो ऐसा नहीं आपको करना होता है। कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखते हैं, कोई बच्चा है अगर पैदा होता है, पैदा होते ही स्टार्टिंग में वो लैंग्वेज सुनता है, देखता है, फिर उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो सुनता है और देखता है तो वो लर्न करता है। तो बच्चा लर्न कैसे करता है, सुनने से और देखने से। फिर जब वो उसको खुद की भाषा में बोलने लगता है तो वो प्रैक्टिस करता है। जितनी बार वो बोलेगा, स्टार्टिंग में वो गलती करता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो चीज़ों को सीख जाता है। मान लीजिए आप छोटे से बच्चे को आप बताओगे इसे मार्कर कहते हैं, दिस इज़ मार्कर, इसे मार्कर कहते हैं। तो छोटा सा बच्चा है, आपको सुनेगा, देखेगा, फिर बार बार आप कहोगे उससे, अगले दिन फिर कहोगे ये क्या है, ये मार्कर है, तो वो फिर सुनेगा, फिर देखेगा, फिर उसके माइंड में एक थीम बन जाती है कि ये चीज़ जो है इसका नाम मार्कर है। फिर वो बोलने की प्रैक्टिस करता है, कई बार गलत बोलता है, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करके वो ग्रो करता है। जैसे जैसे अपनी उसकी लैंग्वेज भी ग्रो होती चली जाती है, फिर वो परफेक्ट बोलने लग जाता है कि दिस इज़ मार्कर। तो ऐसे ही आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम है, आपने बहुत से बच्चों को लगता है इंग्लिश जो है हमारा बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट है, हमने स्टार्टिंग से इंग्लिश को हल्के में लिया था, कह सकते हैं स्टार्टिंग से, या इस इंग्लिश हमारा स्कूलिंग में अच्छा नहीं रहा, ये कॉलेज में भी उस पर इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश वाला पोर्शन आपका थोड़ा सा कमज़ोर भी अगर है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चीज़ों को बेसिक से उठाएंगे। बिल्कुल आपको सिर्फ इंग्लिश का ABCD आना चाहिए। हम चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से उठाते हुए आपके हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल तक आपको छोड़ने वाले हैं। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज होना नहीं है। आपके इंग्लिश में जो भी, आपको बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी काफ़ी अच्छी होती है इंग्लिश, लेकिन ग्रामर वाला जो पोर्शन होता है उनका वीक होता है, ठीक है। वोकैब वाला भी बहुत सारे बच्चों को वोकैब वाला पोर्शन भी वीक होता है। तो इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको टॉपिक वाइज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। बहुत अच्छे से आपको कोई भी रूल्स है या कोई भी ट्रिक है आपको तरीके से समझाई जाएगी। बेफिक्र होकर रहिए, आप हमारे साथ सिर्फ बने रहिए और देखते रहिए हमारे रेगुलर जो क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती है कि इंग्लिश आपका सब्जेक्ट के रूप में भी होता है, लैंग्वेज के रूप में भी होता है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन दोनों रूपों को लेके चलेंगे, यानी कि ग्रामर, मेथड्स या टॉपिक्स जो भी आपके हैं या वोकेबलरी जो भी आपकी है वो सभी हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद
अब देखिए हम थोड़ा सा आपको एक बार ये देख लेते हैं कि अपने कंपटीशन, जो भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में क्या क्या पोर्शन होता है या क्या क्या चीज़ें जनरली पूछी जाती हैं। तो मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पस से इंग्लिश को आपको दो भागों में एक बार डिवाइड करके या दो भागों में क्लासिफाई करके आपको एक बार समझाता हूँ। पहला जो है ग्रामर वाला पोर्शन होता है, पहला पोर्शन हमारा ग्रामर का होता है, दूसरा पोर्शन हमारा वोकैब का होता है, दूसरा पोर्शन हमारा वोकैब का होता है। दो पोर्शन में हम इंग्लिश को क्लासिफाई करके चलते हैं। अब ग्रामर को जब हम देखते हैं तो ग्रामर में एक तो वो ग्रामर होती है जनरली जो आप 6 से पढ़ते हुए आते हो, 6th क्लास में पढ़ते हो, 7th में भी पढ़ते हो, 8th में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में भी ग्रामर पढ़ते हो, लेकिन 12th में थोड़ा सा राइटिंग पोर्शन आ जाता है। फिर आप ग्रेजुएशन करते हो, वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो ग्रामर वाला पोर्शन है इसको हम देखते हैं। तो ग्रामर वाले पोर्शन में एक तो आती है आपकी जो बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जो बेसिक्स हैं, यानी कि बेसिक ग्रामर भी हम उसको कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके टेंस हैं जो आपने पढ़े हैं, आपके वॉइस हैं जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपके आते हैं, आपके नरेशन है जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस आपके आते हैं, ठीक है। आपके आर्टिकल्स हैं जिसमें डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द का यूजेस आप पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं। तो जनरली ये चीज़ें हम बेसिक ग्रामर में देखते हैं। एक चीज़ और हम देखते हैं इसी ग्रामर वाले पोर्शन में जिसको हम एडवांस ग्रामर कह सकते हैं, ठीक है। ये जो एडवांस ग्रामर के जो हमारे टॉपिक हैं या एडवांस ग्रामर जिसको हम कह सकते हैं, तो इसमें आपके जो हम देखते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो टॉपिक्स होते हैं 8 होते हैं आपके इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो वो सारे के सारे इसमें हम देखते हैं। जिसमें आपके नाउन होता है, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शंस हो गया, इंटरजेक्शंस हो गया, तो ये जनरली 8 टॉपिक जो हैं ये टॉपिक्स आपके एडवांस ग्रामर में आते हैं। इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो ग्रामर का ये पोर्शन जो हमें जनरली एग्जाम्स में पढ़ना होता है। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि शायद हमने नहीं लिखी है, जैसी इनमें ही मर्ज हो जाती है। जैसे हम जब नाउन पढ़ते हैं तो इसी नाउन के नंबर और जेंडर हम इसी में पढ़ते हैं, साथ ही साथ नाउन के जो केस होते हैं वो सारी चीज़ें इसी में पढ़ते हैं। प्रोनाउन हम पढ़ते हैं तो प्रोनाउन की सारी चीज़ें, प्रोनाउन के एडजेक्टिव जो पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव के सम इंपॉर्टेंट यूजेस कुछ एडजेक्टिव्स के होते हैं, साथ ही साथ उसकी डिग्रीज जो होती हैं वो सारी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज जो होती हैं आपकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वो सारी एडजेक्टिव्स में आते हैं। वर्ब हम पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम इसी में पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। साथ ही साथ जो मॉडल्स हैं वो भी हम इसी में पढ़ेंगे, मॉडल्स भी वर्ब का ही एक रूप होता है। एडवर्ब्स जो हैं, एडवर्ब्स हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडवर्ब्स, और साथ ही साथ एडवर्ब्स की भी डिग्रीज होती हैं वो भी हम देखने वाले हैं। प्रीपोजिशंस में हम सारी प्रीपोजिशंस के यूजेस पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये पढ़ेंगे नो यूज़ ऑफ प्रीपोजिशंस या ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस, यानी कि कहाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन हमें यूज़ नहीं करनी होती है, और उसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस भी इसी में हम पढ़ने वाले हैं। वर्ब के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस या नाउन के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। कंजंक्शंस हम पढ़ेंगे तो इसमें कंजंक्शंस जो सेंटेंस को, दो क्लोजेस को जोड़ता है, सेंटेंस बनाता है। कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस देखेंगे, सडन एक्सप्रेशंस वगैरह जो दर्शाए जाते हैं। तो ये जनरली जो हमारे टॉपिक्स हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। अब इनके अलावा ये सारी ग्रामर अगर हमारी हो जाती है तो फिर हम जैसे मान लीजिए एसएससी के एग्ज़ाम्स की हम तैयारी करते हैं तो उसमें जैसे क्लोज टेस्ट आता है, तो क्लोज टेस्ट आपका जो आता है तो आपको थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि ये सारा का सारा क्लोज टेस्ट जो टॉपिक आपका आएगा वो ग्रामर पे बेस्ड रहेगा। अगर ग्रामर के सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, आते हैं, तो हमारा क्लोज टेस्ट जो हमसे पूछा जाता है। साथ ही साथ सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, जो सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, आपके एयरफोर्स नेवी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी पूछा जाता है, जिसको हम PQRS भी बोलते हैं। PQRS पूछा जाता है, ठीक है।
सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपके हो जाता है। इसके अलावा भी जो भी सारी चीज़ें हैं वो या तो इन्हीं में हम पढ़ने वाले हैं या इन्हीं के बेस्ड पर वो हम पढ़ने वाले हैं। पैसेज आते हैं आपके अनसीन पैसेज, कई एग्जाम्स में आपके पैसेज आते हैं, तो हम आपको पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज का आंसर कैसे हमें लाना है सही से, वो सारी चीज़ें आपको क्लासेज में क्लियर कराते हुए चलेंगे। अब हम बात करते हैं जो वोकैब वाला पोर्शन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले क्या हुआ करता था कि जो आपके कंपटीशन के जो एग्ज़ाम्स होते थे पहले उनमें ग्रामर वाला पोर्शन ज़्यादा आता था, ग्रामर बहुत ज़्यादा आती थी। वोकैब जो है 1-2 एंटोनिम्स, 1-2 सिनोनिम्स या 1 वर्ड्स या कोई फ्रेजेज आ जाती थी, इतना ही होता था पहले। लेकिन आजकल एग्जामिनर क्या है, उसको भी लाखों की जो भीड़ है उसको भी कम करना होता है, तो एग्जामिनर क्या चाहता है, बच्चों का जो वोकैब पावर है वो चेक करता है। यानी कि वोकैब वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा आजकल रोल होता है इसका वोकैब का एग्जाम्स में। वोकैब में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, वो एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जब हम वोकैब की बातें करते हैं तो वोकैब में सिनोनिम्स जो आप समझते हैं, सिनोनिम्स यानी कि कोई भी ऐसे समानार्थी शब्द जिनको हिंदी में बोलते हैं जो समान अर्थ रखते हों, बिल्कुल सिमिलर मीनिंग जो रखते हों। एंटोनिम्स जिनको हम बोलते हैं जो अपोजिट मीनिंग रखते हों या जो अपोजिट होते हों, उनको हम एंटोनिम्स बोलते हैं। साथ ही साथ वन वर्ड्स आपके आते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, वन वर्ड्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसको हम बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ईडियम्स फ्रेजेस इसमें आती हैं, ईडियम्स और फ्रेजेस हम पढ़ते हैं जिनको मुहावरे या लोकोक्तियाँ हिंदी में बोलते हैं। साथ ही साथ इसमें आपके मिस स्पेल्ट भी पूछे जाते हैं कई एग्जाम्स में, स्पेलिंग मिस्टेक्स, यानी कि आपसे कह दिया जाएगा फाइंड द वर्ड विच इज़ करेक्टली स्पेल्ट या फाइंड द वर्ड विच इज़ नॉट करेक्टली स्पेल्ट या विच इज़ इनकरेक्टली स्पेल्ट। ऐसे शब्द ढूंढिए 4 ऑप्शंस में से जो करेक्टली स्पेल्ट किए हुए हैं या जो करेक्टली स्पेल्ट नहीं किए गए हैं। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपके पूछी जाती हैं। जनरली आपके वोकैब वाला जो पोर्शन होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आते हैं, ईडियम्स फ्रेजेज आते हैं, मिसस्पेल्ट आते हैं, कई बार होमोनिम्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको हम सारी की सारी लेके चलने वाले हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो हम करते क्या हैं, हम करने वाले क्या हैं क्लासेज में, आगे होने वाली क्लासेज में ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं कि इस ग्रामर का पोर्शन तो बच्चों को अच्छे से करा देते हैं और वोकैब वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें सीट दे देते हैं, PDF फाइल्स बच्चों को, या ऑफलाइन जो होते हैं तो सीट्स उनको प्रोवाइड करा देते हैं। काफ़ी सारी उसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजेस आपको मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है जनरली कि सीट प्रोवाइड करवाने का मतलब वो चीज़ें तो हमारे पास बुक्स में भी मिल सकती हैं। अगर हम बुक्स कोई परचेज करें, कोई भी किसी भी ऑथर की अगर ऑथेंटिक बुक्स हम लें तो वहाँ भी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों को अगर हमें कोई समझाए, किसी भी ट्रिक से समझाए या किसी भी रूट वर्ड से या थीमेटिक प्रोसेस से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इन चीज़ों को अगर कोई हमें समझाने वाला हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, वो चीज़ें हमें ज़्यादा लंबे समय तक और ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। इसलिए हम क्या करने वाले हैं कि ग्रामर का टॉपिक हम स्टार्ट करते चलेंगे हमारी क्लासेस में, एक टॉपिक, और साथ ही साथ में वीक में 1 क्लास या वीक में 2 क्लास हम वोकैब के टॉपिक की भी ले लेंगे। यानी कि पहले एक टॉपिक हमने कंप्लीट किया, एक टॉपिक कंप्लीट होते ही फिर हमारी 1 क्लास वोकैब की हो गई या 2 क्लास या 3 क्लास हमारी वोकैब की हो गई। मान लीजिए सिनोनिम्स हमने स्टार्ट किया, एक क्लास में जितने भी अपने 10, 20, 25 या जितने भी सिनोनिम्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझ के उनको हमने पढ़ा। उसके बाद जैसे ही हमारे 200, 250, 300 जितने भी हम कर सकते हैं उतने पॉसिबल जितने हुए क्लासेस में सिनोनिम्स पढ़ने के बाद फिर हम नेक्स्ट एंटोनिम्स हमने ले लिए या वन वर्ड्स हमने ले लिए। तो ऐसा है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, ये जो चीज़ें होती हैं इनकी कोई लिमिट नहीं है। ये शब्दावली है और शब्दावली यानी कि जो वर्ड्स जो होते हैं ये कोई लिमिटेड नहीं होते। अगर आप डिक्शनरी भी याद कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप डिक्शनरी याद कर लो, ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट, तो ये लिमिट तो होती नहीं है। फिर भी हम मोस्ट ऑफ चीज़ें जो आए हुए एग्जाम्स में हैं, पिछले 10 ईयर्स के मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में जो सिनोनिम्स या जो एंटोनिम्स या जो वन वर्ड्स आए हुए हैं या जो हम गैस करते हैं कि ये आ सकते हैं, पूछे जाते हैं, तो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चंस में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको तो हम लेंगे ही लेंगे। साथ साथ जो हमें इम्पोर्टेंट और लगते हैं कि ये भी पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लेते हुए पढ़ते चलेंगे, सारे आपको क्लियर करेंगे और ग्रामर के एक एक टॉपिक को हम साथ साथ में लेते चलेंगे। बस आप हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस से जुड़े रहिए
रहिए और रेगुलर जो हमारी क्लासेस हैं, रेगुलर हमारी क्लासेस को लेते रहिए, जिससे आपको हर एग्ज़ाम्स में आपको बेनिफिट मिल सके। क्लियर होती है चीज़ें? अब देखिए इसका एक तीसरा जो पार्ट होता है वो रिटन पोर्शन होता है। रिटन पार्ट होता है जिसमें ऐसे राइटिंग हुआ या आर्टिकल राइटिंग हुआ आपके, या नोटिस राइटिंग जो भी आपके होते हैं। तो राइटिंग पोर्शन, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग पोर्शन शायद आपके एग्जाम्स में जनरली पूछा नहीं जाता। फिर भी अगर आपको लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर हमें रिटन पोर्शन में ये टॉपिक की क्लासेस ज़रूर बताइए, तो हम आपको डेफिनेटली वो क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसमें टॉपिक वाइज हम एक एक क्लास स्टार्ट करते चलेंगे, आपको साथ साथ ही हमारी, लेकिन क्लास आपको मिस नहीं करनी है, आपको रेगुलर क्लासेस लेते हुए चलना है। आप अगर क्लासेस बीच में मिस करते हैं तो फिर आपके वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है, फिर वो चीज़ें पढ़ाने में कोई फ़ायदा नहीं होता आपको। क्लियर? आप हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस पर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और हम इंग्लिश के लिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको चीज़ें लेके चलूँगा और बिल्कुल हाईएस्ट जो एग्ज़ाम का सिस्टम होता है या पैटर्न जो होता है वहाँ तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो मैं आपको टॉपिक एक बार पढ़ा दूँ, मान लीजिए मैंने आपको नाउन एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं आपको ओपनली ये बात कहता हूँ कि आप किसी भी बुक्स, कोई भी बुक्स आप उठाइए, कोई भी बुक अगर आपके पास हो, किसी भी राइटर की हो या कोई भी आपके पास सीट हो, किसी भी कोचिंग की प्रोवाइडेड सीट हो या नेट हो या यूट्यूब हो, कहीं से भी आप क्वेश्चंस उठाइए और उस टॉपिक, जो टॉपिक हमने क्लासेस में आपको कंप्लीट करा दिया है, उस टॉपिक से रिलेटेड आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है कोई चीज़ ऐसी हो जो हमने पढ़ा भी दी हो और लेकिन क्वेश्चन पूछने वाले ने थोड़ा सा उस चीज़ को घुमा के पूछ लिया या अपने तरीके से, अलग तरीके से पूछ लिया, तो डेफिनेटली आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगर फिर भी ऐसी कोई आपको लगे तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी हमेशा, जब भी आप कमेंट करोगे, आपको हमेशा हैंड टू हैंड आपको उसका रिप्लाई मिलेगा और विद एक्सप्लेनेशन, कि आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे कि ऐसा आंसर आया तो क्यों आया, यानी कि कोई भी आंसर, अगर ये आंसर आना चाहिए तो क्यों आना चाहिए, ये आंसर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ हम ओपनली आपको बता रहे हैं, आपको ऐसे बाउंड करके नहीं रख रहे कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ हमारे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। हम टॉपिक वाइज आपको PDF देंगे एक्सरसाइज करने के लिए, ये बिल्कुल हम इस बात की प्रॉमिस करते हैं, हर टॉपिक वाइज आपको PDF मिल जाएगी। लेकिन फिर भी हम आपको बाउंड नहीं कर रहे, आप कहीं से भी आपको अगर एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलते हैं आप सॉल्व करिए, डेफिनेटली हमारे पढ़ाई तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो सॉल्व नहीं होते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ऐसा वैसे तो ऐसी नौबत आने वाली नहीं है, फिर भी अगर आपको लगे तो आप पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश में जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज की जो क्लास है हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है, लेकिन हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ग्रामर का कोई टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उन टॉपिकों को आप अच्छे से, अगर आप साथ ही साथ उसका किसी भी फेयर रजिस्टर में नोट्स बनाते चले तो आपके लिए वो इन फ्यूचर भी काम आने वाले हैं, या आप उन टॉपिकों को अच्छे से क्लियरली समझिएगा, ध्यान देंगे। तो ग्रामर के कोई भी बेसिक से टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बेसिक का मतलब जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। अब इसमें टेंस जो है थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक है, क्योंकि टेंस के बाद ही आपको वॉइस और नरेशन की चीज़ें हैं जो अच्छे से आपको समझ में आती हैं। या जैसे हम बात करते हैं नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, तो इसमें नाउन जो थोड़ा सा बेसिक टॉपिक है, क्योंकि नाउन अच्छे से अगर आपको क्लियरली समझ में आ जाता है तो आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव को अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको डायरेक्ट प्रोनाउन या एडजेक्टिव पढ़ाया जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा कमी फील होगी कि काश हमें नाउन अच्छे से आना चाहिए था। ऐसे ही अगर डायरेक्ट आपको ये टॉपिक पढ़ाए जाए तो आपको ये चीज़ें ऐसा लगेगा कि हमें टेंस अच्छे से आना चाहिए था, तभी आपके नरेशन और वॉइस अच्छे से समझ में आएंगे। अब आपके जो ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली जो हमारे एग्जाम्स होते हैं, तो फ्रिक्वेंटली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे एरर के पूछे जाते हैं। सपोज करिए किस टाइप के एरर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूँ। आपका जो क्वेश्चन है उसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन दिया होगा 4 पार्ट्स में से फाइंड दी एरर पार्ट। तो आपको ग्रामेटिकली जिसमें एरर है उसको आपको निकालना है, या हो सकता जनरली तो आपके एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम्स हो। कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जैसे एयरफोर्स का, नेवी का, हाई कोर्ट का होता है, पटवार का भी आपके होने वाले हैं। कुछ एग्जाम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आपसे फिलअप्स के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी कि कोई फिल इन द ब्लैंक्स और उसके 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके दे दिए, या कोई अंडरलाइन इम्प्रूवमेंट पार्ट आपसे पूछ लिया। जैसे कई बार आपके सीडीएस का जो एग्जाम्स जिन बच्चों ने दिया था अभी कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसमें भी क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं अंडरलाइन इम्प्रूवमेंट, यानी कि कोई भी सेंटेंस को आपको, किसी भी सेंटेंस है उसके पार्ट को अंडरलाइन कर दिया और फिर आपसे कहा कि इसको इम्प्रूव करो, उसके 4 ऑप्शन दे दिए कैसे उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा ये है, अब इसमें जैसे मान लीजिए ग्रामेटिकली एरर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन में, तो हम देखेंगे ही वुड पास द फाइनल एग्जाम इफ ही हैड वर्कड हार्ड। तो बताइए आपको क्या लगता है इसमें कौन सा आंसर हो सकता है? यानी कि आपको ग्रामेटिकली एरर ढूंढना है और डेफिनेटली ए, पार्ट बी, पार्ट सी में कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर होगी। अगर इन तीनों पार्ट में किसी में भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आंसर आना चाहिए फिर ऑप्शन डी, यानी कि नो एरर। फिर हमारा आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि नो एरर। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे एरर इजीली आप फाइंड कर सकते हो। जैसे ही जब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैसे एरर है। कॉम्बिनेशन या कंडीशनल सेंटेंस का ये बेस्ड सेंटेंस है, तो इसमें थोड़ा सा एरर हम निकालते हैं। तो एक क्लोज हो जाती है मेन क्लोज और दूसरी क्लोज हो जाती है इसकी सबऑर्डिनेट क्लोज। तो हम देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज आपकी ये है। सबऑर्डिनेट क्लोज में आपके हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट है। तो जब आपके सबऑर्डिनेट क्लोज में आपका पास्ट परफेक्ट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी जो साथ वाली जो मेन क्लोज है वो चाहे बाद में आ सकती है चाहे पहले आ सकती है। तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर वुड दे रखा है तो वुड के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ये चीज़ें हम टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह के एरर्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें होना चाहिए था यहाँ पे जो वुड प्लस पास्ट दे रखा है तो यहाँ पे होना चाहिए था वुड हैव पास्ड, वुड हैव पास्ड। तो जब ये आपका सेंटेंस सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए है यानी कि ए पार्ट है, इसमें ग्रामेटिकली एरर है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा जो आंसर होने वाला है वो ये है। ये पार्ट हमारा गलत है लेकिन हमारा आंसर जो आएगा वो यही आएगा। तो जो भी आपके OMR होगी या ऑनलाइन जैसे भी आपका सिस्टम होगा तो वहाँ पे आप क्लिक कर दोगे पार्ट ए ग्रामेटिकल एरर। अगर इसी क्वेश्चन को आपसे वो मान लीजिए आपसे पूछे अंडरलाइन इंप्रूवमेंट की तरह, तो आपसे अंडरलाइन इंप्रूवमेंट की तरह भी वो पूछ सकता है। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया ही वुड पास्ड, इसको अंडरलाइन कर दिया। फिर आपसे कहा इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो दिया गया है उसके अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना है। फिर आपके ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए वुड पास, ऑप्शन बी वुड हैव पास, ऑप्शन सी वुड हैव पास्ड, ऑप्शन डी नो इम्प्रूवमेंट। तो अब भी आपको करना वही है, इजीली आपको निकालना है कि आपको सबऑर्डिनेट क्लोज और मेन क्लोज का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है वहाँ पर
क्या दिया हुआ है, कौन सा टेंस है, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मीन्स वहाँ पे पास्ट का परफेक्ट दिया हुआ है। जब वहाँ पर पास्ट का परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो उसके साथ में जो होना चाहिए था, वुड के साथ हैव आकर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, तो ये होना चाहिए था। इसलिए इस पार्ट में आंसर हमारा क्या आना चाहिए, वुड हैव पास्ड। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपके जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो आपको आंसर लाने का जो तरीका होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कि आपको सिर्फ इतना पता है, उस टॉपिक की आपको नॉलेज है। जैसे आपने टेंस अगर पढ़ा है, टेंस के साथ साथ ही आपको कंडीशनल सेंटेंस या कॉम्बिनेशन ऑफ द टेंसेज की अगर आपको नॉलेज है तो आप उसका आंसर इजीली निकाल सकते हो। इसलिए उस टॉपिक को आपको बेसिक से ज़रूरी चीज़ें पढ़ने के लिए उसमें ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे इजीली आपका आंसर आ सकता है। और ज़्यादातर एग्जाम्स आपके जो भी होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, उनमें आपसे ऑप्शनल ऑप्शन दिए होते हैं 4, उनमें से आपको करेक्ट आंसर निकालना पड़ता है। आज की क्लास में हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया इंग्लिश की क्लासेस का। जो नेक्स्ट आने वाली क्लास है उसमें पर्टिकुलर कोई टॉपिक हम स्टार्ट करके चलेंगे आपके साथ, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर से आखिरी बार मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस जो है इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे आपको भी फ़ायदा मिल सके आपकी तैयारी में, और साथ ही साथ आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल सके। और बेफिक्र रहिए, आपको हमारी क्लासेस लेने के अलावा इंग्लिश कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि आपको महसूस हो कि अगर आपको यहाँ से अलावा भी कोई पढ़ना पड़े। हम कोई कमी आपको छोड़ने वाले नहीं है। बस आप लगातार हमारी रेगुलर क्लासेस लेते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आप बेल आइकन चैनल का दबा देते हैं तो आपको डेली की अपडेट मिलती रहती है। जो भी चैनल पे आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो भी क्लासेस जैसी अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो आप क्लासेस रेगुलर लेते रहिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप उसको कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपको आपका आंसर या आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, उसके एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे उसका सारी चीज़ का। जुड़े रहिए हमारे साथ। इंग्लिश की फर्स्ट क्लास अच्छा लगा आपको पढ़ाकर, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारी क्लास लेकर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, फर्स्ट कोई भी एक टॉपिक लेकर, और टॉपिक को स्टार्ट करेंगे क्लासेज में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।